नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दासगुप्ता और मेरे साथ आज जुड़े हैं लेखक और वरिष्ठ पत्रकार कुणाल पुरोहित। हम दोनों ही बिहार में हैं, जहां आज चुनाव का पहली चरण खत्म हो गया है और ईसीआई के वोटर टर्नआउट के हिसाब से 5 बजे तक 60% के ऊपर वोटिंग हुई है। इस चरण में हम आपको बता दें कि 121 सीटों पे पोलिंग हुई है और जहां एक तरफ ऑपोजिशन महागठबंधन ने अपनी कैंपेन को नौकरी रोजगार के बारे में ज्यादा फोकस किया, उसी दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी कैंपेन में जंगल राज की याद दिलाई है और लोगों को कहा है कि अगर आरजेडी वापस आ गई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा बिहार में। तो क्या मूड है मतदाताओं की, वोटर्स की, और किस तरफ जा रही है ये चुनाव? जी, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है श्रावस्ती दरभंगा में है और वहाँ पे बिजली कट होने के कारण से शायद वो हमारे हमारे इस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं रह पाई, लेकिन वो आ जाएगी वापस। अ, आज 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 पहला चरण है बिहार के चुनाव का और जैसे श्रावस्ती ने बताया, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन का मिज़ाज रहा है कुछ पिछले कुछ सालों में, हमें ये पक्की खबर है कि वो आंकड़े शायद रिवाइज भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए हम बस यही थोड़ा-सा समझने आए हैं कि इस वक़्त चुनाव में जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे श्रावस्ती ने कहा, 121 सीटों पर आज चुनाव हो गए हैं। बाकी की 122 सीटें अगले चरण में होंगी। तो अब बिहार में क्या रुख राजनीति ले रही है? क्या-क्या मुद्दे हैं जो लोगों तक पहुँच रहे हैं? क्या मुद्दों पर लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? यही सारी चीज़ों पर आज एक आप लोगों से बातचीत भी होगी, आप लोगों के सवाल भी ले जाएँगे। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं खुद बिहार में पिछले 6 दिन से रहा हूँ और मैं अलग-अलग ज़िलों में गया, अलग-अलग लोगों से मुलाकात की, लेकिन मेरा एक एक मुख्य जो एक एक फ़ोकस एरिया था, वो था बिहार और उन्हीं के साथ मैं बहुत दिन तक समय बिताता रहा, उनके साथ उनके उनके हॉस्टल में गया, उनके साथ मैं उनके कॉलेजेस में गया। मैं वहाँ भी गया जहाँ वो रहते थे, अलग-अलग प्राइवेट रूम्स में। पटना के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पूरे बिहार के राज्य से, अलग-अलग ज़िलों से बच्चे आते हैं कोचिंग लेने, पढ़ाई करने, और मैंने वहाँ पे भी काफ़ी समय बिताया। और एक बात देखिए बहुत क्लियर है कि बिहार का जो युवा है, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है अभी, चूँकि उसकी उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से 35% से ज़्यादा बिहार युवा कहलाता है आज, जो जो देश भर में सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य के लिए। तो ये समझ के चलिए कि बिहार के युवा का इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है और शायद बिहार का युवा इस इलेक्शन को एक या तो दूसरे या तो महागठबंधन या तो एनडीए के लिए एक एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के रह जाएगा। तो एक बात मैंने ये पाई बिहार के युवाओं में, वो ये है कि नाराज़ी बहुत है, गुस्सा बहुत है, क्रोध बहुत है। और उस गुस्से की नाराज़गी का कारण कोई एक नेता नहीं है, लेकिन वो बड़ी एक 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 बस एक सिस्टम। अक्सर जब मैं इन युवाओं से बात करता था तो शिक्षण के बारे में बात आती थी। हम लोग अक्सर ये भी देखते थे कि बहुत सारे युवा बेरोज़गारी और नौकरी के बारे में तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती भी है। लेकिन एक बात जो बहुत सारे युवा मुझे बता रहे थे श्रावस्ती, जो जो अक्सर हमारे इलेक्शन डिस्कोर्स में नहीं देखा गया, वो ये है कि आप नौकरी की बात तो करते हैं, लेकिन उसके पहले का जो शिक्षण होता है, जो स्किल डेवलपमेंट होती है, जो जो ट्रेनिंग होती है, उसकी बात कोई नहीं करता। तो हमको आप बस ये मान के चलिए कि हम हमारे पास अच्छी डिग्री आ गई और अब नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये भी है क्या हमें वो शिक्षण मिल पा रहा है? उस दर्जे का, उस क्वालिटी का शिक्षण क्या मिल पा रहा है, जिससे वो ना ना सिर्फ बिहार में लेकिन बिहार के बाहर जाकर भी अच्छी नौकरियाँ पा सके। तो एक ये बड़ा सवाल मुझे लगता है युवाओं का है, वो जो रह गया है, जो छूट गया है, क्योंकि श्रावस्ती, मैं पटना यूनिवर्सिटी में था।
मैं अक्सर 2-3 बार मैं वहाँ गया और वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में बिहार के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं ने वहाँ शिक्षण लिया है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे सुशील मोदी हो, जेपी भी वहाँ थे, मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जी भी वहाँ थे। तो सारे बड़े-बड़े नेताओं ने वहाँ शिक्षण लिया था, लेकिन फिर भी आज भी उस पटना यूनिवर्सिटी की हालत इतनी भद्दा है और इतनी इतनी खराब है कि बच्चों को हॉस्टल का जो लॉन होता है उसका घास उन्हीं को काटना पड़ता है। बच्चों को फ़िल्टर पानी नहीं मिल पाता है, उनका वाई-फाई नहीं चल रहा था 6 महीने से। तो ये सारी अलग-अलग चीज़ें मैंने पाई युवा में। लेकिन श्रावस्ती, आप बताएँ, आपका आपका सफ़र कैसा रहा है और आप कहाँ-कहाँ गई हैं बिहार के मतदाताओं से मिलने? जी कुणाल, मैं पटना से नालंदा, वैशाली, नालंदा में नीतीश कुमार की जो गढ़ है, हरनौत और बाढ़, उन सारे इलाकों में गई थी। पटना के आसपास वैशाली डिस्ट्रिक्ट में राघोपुर और और हाजीपुर और महुआ भी गई थी। और कल से हम दरभंगा में हैं। दरभंगा के 2-3 इलाकों में हम घूमे हैं, अलीनगर और दरभंगा रूरल और दरभंगा अर्बन। पर मैं ये ऐड करना चाहूंगी जहां आप बता रहे थे युवा वोटर्स के बारे में। एक तरीके से जो मुझे दिखा कि युवा वोटर्स में ज्यादा उनमें चाह है कि एक चेंज हो, बदलाव आए बिहार में। जो थोड़े बड़े वोटर्स हैं, जो उम्र उम्र में उनसे बड़े हैं, उनका फिर भी जो बीजेपी जेडीयू का कोर वोटर बेस है, मेरे हिसाब से वो फिर भी एक तरीके से वो उनका वोटर बेस उनके साथ ही खड़ा है। पर जो युवा वोटर है, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बिहार देश के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है। युवा पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए नौकरी और रोजगार की जो मुद्दा है ये अक्रॉस द बोर्ड सारे युवा में हमें मिला है। और इनफैक्ट जो थोड़े एजड है उनके पास भी यही कंप्लेंट है, जो एनडीए के समर्थक है, जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, फिर भी उनका ये कहना है कि नौकरी और रोजगार बिहार में नहीं है, फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। पर कुणाल, जो मुझे समझ में आया कि इस बार युवाओं में जो आक्रोश है, थोड़ा चेंज के लिए बदलाव चाहिए, अगर वो आरजेडी के सपोर्टर भी नहीं है, उनका ये कहना है कि उनको एक मौका दी जाए कि एटलीस्ट हम देखें कि वो क्या कर सकता है। जो सबसे बड़ा इशू मेरे सामने आया वो ये था सरकारी नौकरियों का। जो सरकारी नौकरी, हमें पता है बिहार में लाखों युवा रोज आते हैं पटना, सालों तक वो यहाँ प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए। इनफैक्ट हमने देखा कि पटना में गांधी मैदान बंद कर रखा था क्योंकि इलेक्शंस आने वाले थे। पर जो युवा है वो एनआईटी पटना के पीछे गंगा के घाट पे ट्रेनिंग कर रहे हैं सुबह शाम। तो जो आक्रोश है उनके अंदर गवर्नमेंट नौकरी के लिए, ये बहुत एक बड़ा मुद्दा उभर के आया। पर जो डिवाइड करता है वोटर्स को, इसमें मेरे हिसाब से जो लगा कि कुछ एक सेक्शन है जो चाहते हैं कि तेजस्वी को मौका दी जाए, और दूसरा सेक्शन ये है कि वो उनको क्वेश्चन कर रही हैं कि ये जो आपने हर घर नौकरी देने का, एक सरकारी नौकरी देने का आपने प्रॉमिस किया है, वो 2.5 करोड़ नौकरी कहाँ से आएंगे। तो आपने ये सवाल क्या पाया है, जो जेनजी वोटर्स पे आपने स्टोरी भी किया है बहुत अच्छा। जंगल राज पे हम एक ही मिनट में आएंगे, बट सरकारी नौकरी के बारे में आपने क्या पाया वोटर्स में? नहीं, बिल्कुल श्रावस्ती, एक तो मैंने देखा कि जैसे आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि एक एक क्रोध तो है ही लोगों में। जो युवा वोटर है उसमें एक बहुत बड़ा एक एक आपको क्रोध की भावना अक्सर दिख जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है एक एक उदासीनता है उनमें। और वो उदासीनता ये है कि शायद कोई भी आ जाए, भले कोई मुख्यमंत्री बन जाए, भले कोई भी पार्टी आए, लेकिन वो जो सिस्टम बना हुआ है वो हिलेगा नहीं। जो जो ऐसे भी युवा हैं जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनमें भी एक उदासीनता आ गई है। वो बच्चों में भी आ गई है जो जो बस अभी-अभी पटना आए हैं आशा लेकर और उम्मीद लेकर कि शायद वो एक एक सरकारी नौकरी पा जाएँ। तो मैंने देखा कि किसी भी युवा से बात करो, किसी भी मज़हब के किसी भी हो,
सब में एक उदासीनता आ गई है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो जब तक कोई बहुत ज़्यादा बदलाव बिहार के सिस्टम में ना हो जाए, वो उदासीनता जाएगी नहीं। जब तक हम तेजस्वी की जो प्रॉमिस है, जो उनकी गारंटी है कि हर घर में वो नौकरी देंगे, मैंने ये पाया कि अक्सर वो एक बहुत पोलराइजिंग एक प्रॉमिस हो जाती है। पोलराइजिंग मैं इसीलिए कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो सुनकर ही उनको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नामुमकिन है। तो ऐसी नामुमकिन चीज़ को प्रॉमिस करना, वो शायद कभी-कभी वो गुस्सा भी जाते थे कि भई आप हमको चाँद मत दिखाइए आप। हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और आप हमें बता रहे हैं कि हम आपको कल चाँद पे लेके जाएँगे। तो शायद वो कहीं न कहीं वो एक भावना बहुत सारे युवाओं में मुझे दिख गई। और वो भावना मैं मानता हूँ कि नेचुरल भी है, क्योंकि इन युवाओं ने देखा है कि भले ही वो कुछ भी कर दे, अ, उनको ना तो अच्छा शिक्षण मिल पा रहा था, उनको ना तो अच्छी नौकरी मिल पा रही है। तो उनको और उन्होंने इतने साल जो बिताए हैं सरकारी नौकरी पाने की खोज में, उनको पता है कितना मुश्किल है बिहार में सरकारी नौकरी मिलना। तो ऐसे ऐसे युवाओं को अगर आप कह दें कि नहीं, मैं हर घर में मैं नौकरी दे दूँगा, तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते थे कि ये एक जैसे इंग्लिश में कहते एक चुनावी जुमला है। लेकिन कुछ वोटर्स मैंने ये भी पाए जो आरजेडी के समर्थक नहीं थे, लेकिन उनको लगा कि चूँकि आज की परिस्थिति इतनी इतनी खराब है और इतनी खस्ता है कि वो ना तो नौकरी पा पा रहे हैं, ना तो अपने आप को देखते हैं वो एक एक स्किल्ड लेबर के रूप में। तो उनको अब यही आशा है कि शायद तेजस्वी आ जाए, तो वो हर घर में तो नौकरी नहीं दे पाएँगे, और मुझे लगता है ये दर्शकों को भी समझना चाहिए कि इससे कितनी उदासीनता है बिहार में वो दिखती है। जो लोग इस प्रॉमिस का समर्थन भी करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमको पता है तेजस्वी हर घर नौकरी नहीं दे पाएगा। लेकिन चूँकि वो हर घर नौकरी देने की बात कर रहा है, शायद वो 10% नौकरी तो दे दे। तो इतना इतना कम आज आज जो बेंचमार्क होता है, पॉलिटिकल बेंचमार्क, बिहार के लोगों ने कहीं न कहीं अपनी सरकार से और अपने नेताओं से वो बेंचमार्क इतना लो रखा है, कि वो मानते हैं कि भई ये हर घर में ना हो, लेकिन शायद 10% लोगों को, 15% लोगों को भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। श्रवस्ती। जी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की है जंगल राज के बारे में, जहाँ-जहाँ हम गए हैं वहाँ पे मुझे तो मिला है कि वोटर्स में एक डिवीज़न है इसको लेके कि जंगल राज जी। की जिनके पास यादें हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो फिर से वो दौरा फिर से उनको देखना पड़े। बट जो युवा वोटर्स हैं, जो 2001 साल में उन पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं है, उनके पास कोई लिविंग मेमोरी नहीं है जंगल राज में रहने की। तो उनमें आपने क्या पाया, ये एनडीए का जो कैंपेन है, क्या रेज़ोनेट कर रहा है उनके बीच में ये? एक तो मैंने पाया श्रावस्ती कि चूंकि ये इशू इतना बड़ा बन गया है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर आके, मतलब कभी कभी मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि मैं ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहा था जहां लोगों के पास बहुत कम पैसा था। उनको राशन जो 5 किलो प्रॉमिस किया था वो 4 किलो मिल रहा था। उनके नौकरी के कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहे थे, ना तो उनको कोई आशा उम्मीद थी। और 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 अगर आप उन उस तबके को यही कहें कि जंगल राज वापस आ जाएगा, तो ये कभी-कभी एक थोड़ा-सा भद्दा मज़ाक लग रहा था लोगों के लिए, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आज कोई हमारी परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। शायद उस दिन उन दिनों से बेहतर हो, भले ही वो तो मानते हैं लोग कि जंगल राज के दिनों से बहुत ज़्यादा बेहतर है परिस्थिति, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू में स्पेशली। लेकिन बहुत सारी चीज़ें करने को बाकी है। तो बस उसी का डर दिखा देना लोगों को कभी न कभी शायद वो बैकफ़ायर भी करे। तो एक तो जिज्ञासा थी युवाओं में कि उनको जानना था कि भई ये जंगल राज है क्या, जो सब लोग बात करते हैं। तो बहुत सारे युवा, चूँकि वो नहीं था, वो यूट्यूब पर जा रहे थे, वो न्यूज़ शोज़ देख रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे थे, वो इंटरनेट पे जाके पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो एक युवा को मैं मिला जो कह रहे थे कि उनके घर के पास ही, बगल में ही एक एक नरसंहार हुआ था, जहाँ पे अराउंड अराउंड 60 दलितों को मार डाला था रणवीर सेना ने, जो उनको पता नहीं था उसके बारे में। ये लक्ष्मणपुर में हुआ था। तो ये उनको इंटरनेट के माध्यम से पता चला।
उनको कभी उनके घर पे नहीं बताया, ना तो उनके गाँव में कभी चर्चा हुई। तो एक एक जिज्ञासा लोगों में है जो जिसके कारण वो ढूँढ रहे हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अ, अब जाके मामला ऐसा आता है कि जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो इस इन्फॉर्मेशन का करते क्या है? तो देखिए, कुछ तो युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये काल अलग था, ये सरकार अलग थी, ये नेता अलग थे और ये बिहार अलग था। आज वो बिहार नहीं रहा, जहाँ पे लोग जाति के नाम पर एक-दूसरे को मार डालें। आज वो बिहार नहीं रहा जहाँ लोग कहीं न कहीं ये अलाउ करें। ना तो शायद सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, शायद ऐसा ना हो। तो ऐसा एक बड़ा तबका था जो कह रहा था कि नहीं, बिहार अब बदल गया है। अब एक एक लड़के ने मुझे कहा, उसने कहा कि देखिए, हर हर जाति का इसमें बहुत ज़्यादा खतरा पहुँचा है हर जाति को इतने सालों में, जंगल राज में। तो किसी जाति को ये नहीं चाहिए, का या तो वो फॉरवर्ड कास्ट हो या तो बैकवर्ड हो, किसी को ये नहीं चाहिए कि जंगल राज वापस आ जाए। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि ये नहीं होने वाला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी इसी इन्फॉर्मेशन की तलाश में, और स्पेशली वो कास्ट ग्रुप्स जैसे जैसे भूमियार हुए, जैसे जैसे अलग अलग अपर कास्ट ग्रुप्स हुए, जो हमेशा यादवों के टक्कर में रहे हैं। अ, वो कास्ट ग्रुप्स के बच्चे अक्सर जब ये डिस्कवर करते हैं कि जंगल राज था क्या, जब जब कभी वो अपने माता पिता से पूछ लेते हैं, तो तब उनका देखने का नजरिया बदल जाता है। वो पहले से अपनी जात को लेकर अपना वोट कास्ट नहीं करते। वो शायद वो शुरुआत में ऐसा सोचते हैं कि हम तो देखेंगे कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, हम ये देखना चाहेंगे पार्टी कौन सी अच्छी है, भले ही वो कैंडिडेट हमारी जाति का हो या ना हो, भले ही वो पार्टी हमारी जात को रिप्रेजेंट करे या ना करे, हम उन उसको सपोर्ट करना चाहेंगे। लेकिन जब उनको ये एहसास होता है कि जंगल राज में कहीं न कहीं उनकी जाति के साथ, उनके समाज के साथ गलत हुआ था, और कहीं न कहीं ऐसी जातियों से हुआ था जो जातियाँ लालू प्रसाद यादव से या फिर आरजेडी की सरकार से बहुत क्लोज़ली जुड़ी हुई थी। भले ही यादव जाति हो या कोई और, तब उनका डिसीज़न बदल जाता है और फिर हम अपने समाज के साथ ही खड़े रहेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब एक एक समाज की भावना आ जाती है, तब ये जेन ज़ी का भी मूड कभी-कभी बदला हुआ देखता हूँ मैं। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ श्रावस्ती कि ये जेन ज़ी वोटर्स का एक बहुत बड़ा तबका ये है, जो अपना मन बस अपनी जाति से नहीं बना रहा है। वो कहीं न कहीं एक खोज रहा है अपने 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 स्टैंड को, अपने अपने वोटिंग चॉइस को, और फिर वो एक डिसीज़न पे आ रहा है वो। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या वो उस जी। खोज के दौरान, क्या महागठबंधन या एनडीए उनको उनको अपने अपने पास ले सकती है या नहीं? श्रावस्ती। जी, आज जो हमने देखा कि वोटर टर्नआउट 5 बजे तक 60% के ऊपर था। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि जब हायर वोटर टर्नआउट होता है तो बदलाव के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उसमें देखना पड़ेगा हमको कि यूथ की पार्टिसिपेशन कितनी थी, विमेन महिला वोटर्स की पार्टिसिपेशन कितनी थी। बट उसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आप कह रहे हैं कि लोग अपनी जात से ऊपर उठ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि और अपना जेन ज़ी में अपना डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये तो एक बात है बिहार में, जो एक तरीके से बिहार जाना भी जाता है कि इवेंचुअली लोग जाति पे ही वोट डालते हैं। तो क्या आपने अपनी एक्सपीरियंस में ऐसा पाया? क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊं तो जो यंग वोटर्स है उनमें फिर भी एक जैसा आप कह रहे थे कि वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो इतना जाति के लेंस से नहीं देखते, बट उनका भी ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, एंड में वोट तो जात के नाम पे ही डलेगा। पर एक बड़ी बात है इसमें, जिसमें जो अपर कास्ट वोटर्स है और जो सारे वोटर्स है, एसेंशियली मुझे जो दिखे कि वो अपने ट्रेडिशनल वोट पार्टीज के साथ अभी भी खड़े हैं। कुछ हम कह सकते हैं फ्लोटिंग वोटर्स होंगे, यंग वोटर्स और विमेन वोटर्स के बीच में, बट जो अपर कास्ट है वो जंगल राज के साथ, उनको बार बार लालू यादव का जो कमेंट था, भूरा बाल, वो उनको याद दिलाया जा रहा है।
वो बार-बार उसका ज़िक्र कर रहे हैं और जो यंग वोटर्स हैं जिनको तेजस्वी ने और बाकी ऑपोज़िशन के पार्टीज़ ने कास्ट सर्वे और इस सब के बाद मोबिलाइज़ काफ़ी किया है, तो उनका कहना है कि अगर आप अपनी जाति के साथ खड़े होंगे, तो हम भी अपनी जाति के साथ खड़े होंगे। तो कन्वर्सेशन काफ़ी बार इवेंचुअली जात पे ही आ जाती है। क्या आपने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया? नहीं, बिल्कुल श्रावस्ती, और एक चीज़ मैं बड़ी मज़ेदार बताना चाहूँगा, शायद आपने भी एक्सपीरियंस की होगी, कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो जाति के बियॉन्ड सोचना चाहती है, एटलीस्ट शुरुआत में, कहीं न कहीं वो कन्वर्सेशन मुझे लगता है तेजस्वी ने इतना नहीं, लेकिन प्रशांत ने उनके मन में, उनके ज़हन में लाया है। क्योंकि मैंने मैंने बहुत सारे युवा वोटर्स को पाया ये कहते हुए कि उनको जनसुराज बहुत अच्छा लगता है, चूँकि क्योंकि जनसुराज उनको बार-बार कह रहा है कि आप जाति से ऊपर उठिए। आप जाति को देख के वोट मत करिए, आप अपने इश्यू को देख के वोट करिए, आप नौकरी, आप पलायन, ये सारे मामलों पर जो कॉमन इंटरेस्ट के मामले हैं, आप उनको देखकर वोट कीजिए। वो अलग बात है कि वो प्रशांत किशोर किशोर को शायद वो वोट भी ना करें, ये बहुत सारे लोग। चूँकि बिहार के युवा भी समझते हैं कि प्रशांत किशोर इस बार कोई कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो जीत के आएँगे। लेकिन वो कहीं न कहीं वो सीड जो कहते हैं हम, जिसको जर्मिनेट किया गया है, उसमें प्रशांत किशोर और उनकी जो एक पूरी ऑनलाइन एक एक इकोसिस्टम बना है जनसुराज का, जिसके थ्रू उनके रील्स, उनके इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो ये मैंने देखा कि अलग-अलग ठिकानों में बच्चों ने उनके बारे में सुना था और ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी। लेकिन आपका कहना ये बिल्कुल सही है श्रावस्ती, कि अपर कास्ट्स में मैंने देखा कि पटना यूनिवर्सिटी का एक मज़ेदार चुटकुला है कि मैं एक बच्चे के साथ था, एक लड़के के साथ था। मैंने स्टोरी में भी मैंने उसका मेंशन किया है। जो भूमियार जो अपर कास्ट क कम्युनिटी है उसमें से था, और वो अपने अपने अलग-अलग स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को बोल रहा था कि देखिए, हमें जाति के आधार पे वोट नहीं करना चाहिए। बियॉन्ड देखना है, हम सबको अपने परिवार को गाँव में बताना पड़ेगा कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे। और जब मैंने उसको पूछा कि आप किसको वोट करेंगे? तो उसने कहा, मैं तो बीजेपी को करूँगा क्योंकि मैं भूमिहार हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि आरजेडी वापस आ जाए। तो आई थिंक कहीं न कहीं वो उसकी एग्ज़ाम्पल का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मैंने बहुत सारे युवाओं में देखा, श्रावस्ती। जी और आखिरी सवाल क्योंकि हमें जाना भी है तो इसमें ये है कि नीतीश कुमार फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर आपको मिला? क्योंकि हमें पता है कि इस पूरे इलेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द सेंस कि नीतीश कुमार को फर्स्ट टाइम इन्होंने घोषित नहीं किया चीफ मिनिस्टर के तौर पे और उसको लेके अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन के बाद एमएलएज डिसाइड करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। उस पे काफ़ी हंगामा हो गया। उसके बाद ये लोग कह रहे थे कि नहीं, हम ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, पर अभी तक कोई घोषणा नहीं आई है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के भी स्पीचेस को देख ले, उनमें वो एनडीए सरकार कहते हैं, नीतीश का नाम तो वो ज्यादा नहीं लेते, सुशासन जरूर कहते हैं, पर नीतीश बाबू का इतना नाम नहीं लेते हैं। प्रशासन नालंदा में बाबू ने हाँ नालंदा में हमने पाया कि उनके जो कोर वोटर्स हैं वो बहुत ही अवेयर है कि ये क्या हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। जो उनका ईबीसी सपोर्ट बेस है वो जी। बहुत ही स्ट्रांगली उनके साथ अभी तक तो खड़ा हुआ है, एटलीस्ट नालंदा में और आसपास के इलाकों में। उनका कहना है कि अगर वो नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे, ये हमने अपनी नालंदा की स्टोरी में भी लिखा कि अगर वो साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे तो उनका सेंटर में भी फंस जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीट बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर में अपनी सरकार बनाए रखने जी। के लिए। तो पर काफी और जगहों में मुझे ये भी मिला कि नीतीश से ज्यादा नाम मुझे मोदी की सुनाई दे रही थी। जो एनडीए हुँ। के सपोर्टर्स हैं मोदी के नाम ज्यादा ले रहे थे, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी लोग मोदी जी कह रहे हैं एनडीए के पार्टीज। तो आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या मिला कि नीतीश कुमार अभी भी फैक्टर है या फिर एनडीए के लिए इस बार मोदी ही नाम है? जी, श्रावस्ती, मैं जब बिहार के लिए निकला बम्बई से, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे राज्य में जा रहा हूँ जहाँ 20 साल से एक ही नेता सीएम बना है। तो मैंने ये अज़्यूम कर लिया था कि काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी, काफ़ी लोग नाराज़ होंगे उनके काम से। लेकिन मैंने बार-बार ये पाया कि जो आरजेडी का भी वोटर है, जो एनडीए का एक घोर विरोधी है, वो भी नीतीश को पर्सनली टारगेट नहीं करता।
उसके पास भी नीतीश के लिए पर्सनली कोई क्रिटिसिज्म नहीं थी। आई डोंट नो अगर आपने भी ये पाया कि नहीं। लेकिन जी, लोकल ये लेवल मैंने पे बार-बार कलेक्टर एमएलएज पे के देखा है। खिलाफ सम देयर इज सम एंगर अगेंस्ट एमएलएज, बट नीतीश बिल्कुल, पर्सनली इज नॉट बिल्कुल, फेसिंग एनी एंटी बिल्कुल। इनकम्बेंसी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, व्हिच आई वाज़ वेरी वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि अगर 20 साल के बाद भी उन पर पर्सनली कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, तो आई थिंक ये एक दर्शाता है कि एक बड़ा फैक्टर तो है ही। क्योंकि आज भी वोटर्स नीतीश कुमार के नाम से उन वोट करने जाने वाले हैं, नीतीश कुमार को सपोर्ट करने जाने वाले हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा मैंने देखा कि विमेन वोटर्स में नीतीश कुमार के पर्सनल कैरिज्मा या फिर उनके पर्सनल जो विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज रही हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम्स रही है, खास करके जो जो आखिरी का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल 10,000 रुपी कैश ट्रांसफर रहा है, इन सब कारणों की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी शायद बिल्ड भी हो रही थी, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है। तो मैंने कुछ महिलाओं से, जैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बात की, मुजफ्फरपुर के पास, और वहां मुझे महिलाओं ने कहा कि नहीं, हमको मतलब हमको अलग अलग चीजों से प्रॉब्लम था, लेकिन जब जब ये पैसा आया, हमें छठ के लिए बहुत ज़्यादा मदद हो गई, आंगनवाड़ी सेविकाओं को पैसा आ गया। तो इन सब औरतों ने मुझे कहा कि इस क्षण में हमें इतनी ज़्यादा मदद हो गई कि बाकी सब हम भूल गए, क्योंकि नीतीश बाबू ने हमारे लिए इतने सालों से इतना सब कुछ किया है, तो हम इन्हीं को वापस वोट करेंगे। तो कहीं न कहीं वो एक फैक्टर बिल्कुल रहा विमेन वोटर्स में। आई थिंक वो भावना है कि एक ग्रैटिट्यूड हमें एक्सप्रेस करना है। आखिरी पॉइंट में ये कहूंगा श्रवस्ती, कि मुझे लगा था उनकी हेल्थ भी एक शायद एक फैक्टर बनेगी। लेकिन मैंने तो पाया कि एक थोड़ा सा उल्टा है यहाँ। जिन जिन लोगों से मैंने पूछा कि क्या नीतीश बाबू की जो हेल्थ है, जो काफी लोग कह रहे हैं कि बिगड़ रही है, वो कभी कभी अपने आप को बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस में पाते हैं, तो क्या ये एक फैक्टर है? तो लोग तो उनको मतलब अपने घर के एक सदस्य की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई देखिए, वो तो हमारे घर के बड़े हैं। तो अगर घर के बड़ों की तबीयत ठीक ना हो या फिर वो सठिया जाए, कुछ बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हमारे घर के बड़े सठिया जाए, तो क्या हम उनको बाहर कर देंगे? हम तो नहीं करेंगे, हम तो उनको घर पे रखेंगे। तो नीतीश जी का भले ही तबीयत उनकी भले ही ठीक ना हो, लेकिन हम उनका ध्यान रखेंगे, और वो हमारे लिए फैक्टर नहीं है। तो ये मैंने काफ़ी मतलब काफ़ी सरप्राइज़िंग कहा, मुझे लगा कि इस एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर को अपने अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से देखना, आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ पीपल सी नीतीश एज़। वेदर दिस ट्रांसलेट्स इनटू वोट्स और नो, ये बाद में की बात है, लेकिन एक पर्सनल गुडविल तो बहुत ज़्यादा है। जी, और आज के फर्स्ट फेज ऑफ चुनाव में हमने देखा कि काफ़ी जगहों से रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे मतदाताओं को अपना वोट नहीं डालने दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि ये सारे मैटर्स उन्होंने सुलझा लिए हैं, पर आरजेडी का कहना है कि कुछ जगहों पे दानापुर में वोट्स बंद कर दी गई थी, तो वोटर्स आ नहीं पा रहे थे। तो क्या ये सब भी प्रभाव छोड़ेगा इलेक्शन रिजल्ट्स पे? ये आगे के दिनों में हमें समझ में आएगा। एक और चरण बाकी है चुनाव के। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।